आपकी एक छवि कहते हैं कि दबंगता की एक छवि है और बराबर चुनाव में देखा गया है कि जब भी चुनाव होता है तो पुलिस का एक पूरा कहिए खेमा आकर के आपके पास बैठ जाती है और निगरानी रखती है कि ये कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। इस तरह की छवि आपकी बनी है, इस पर आप क्या? छवि दबंगता का छवि किसे कहते हैं? कबीर जी थे। लोग जिस समय लोग कुछ नहीं करता था, कबीर जी बोलते थे, उल्टा बानी बोलते थे, काकर बात जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, उस पर चढ़ी मुल्हा बोले का बहरा भाई खुदा है। वैसा ही लोग बहुत सारे लोग थे। पेरियार जी थे, ये आपके महिलाओं को पढ़ाने के लिए, ये जो सावित्री बाई फुले थी, महिलाओं को पढ़ाने के लिए निकली थी तो उसको गोबर ठोकता था कि एकदम बदमाश हो। बहुत सारे लोग हैं, राजा मोहन राय के नाम सुने किए होंगे, तो उन जो थे सती प्रथा होता था, वो विरोध में उतर गए, दबंग कहता था। तो कुप्रथा व्यवस्था के खिलाफ उतरिएगा, उसको दबंग ही कहता है। आपके ऊपर करीब करीब मुझे लगता है कि 10-12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अच्छा ये बताइए कि कायदों में सजा हुआ है, सब बाइज्जत रिहा हुआ है। हाँ, झूठा के जो होता है सच्चाई परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। जैसे ना होता है बनावटी फूल में सुगंध नहीं आता है, तो कितना वो करेगा, फंसावेगा, जनता सब जानती है कि कहाँ पर दबंगता हो रहा है, कहाँ पर बूथ कब्जिंग होता है, जानता है। गोरहुआ में होता है कि लहसुना में होता है, सब कोई जानता है। दबंग रहते तो हमको रहना पड़ता, राइफल लेके बंदूक लेके रहना पड़ता ना जी। हम देख रहे हैं सब गरीब गुरबात लोग बैठा हुआ है, गरीब लोगों के साथ हम बैठे हुए हैं। पुलिस के रडार पर क्यों रहते हैं आप? दारू खुलेआम बिक रहा है, पुलिस को नजर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि बगले में राजधानी में चल जाइए, बिल दिख रहा है कि नहीं बिक रहा है? पुलिस निकले गश्ती में जब दारू की समझती है, चोर बैठा थाने में, देखो साधु पकड़ा गया। 2011 का केस में हमको पकड़ के बंद कर दिया गया और जब कोर्ट में ले गया तो बोला कि तो रिहा बाइज्जत रिहा है, और वो मगर रिहा है और केस में हमको जेल भेज रहा है। अब किसको कहिएगा बताइए? अभी चौथा स्तंभ है ना, इसको खिलाफ बोलिए। जैसे एकलव्य को अंगूठा काट लिए थे द्रोणाचार, उस तरह हमारे गुरुजी प्रमुख साहब सभी सदस्यों को हाथ काट लिए, साफा पंचायत समितियों को, और लोकतंत्र को बंधक बना के रख दिया। हमारा गांव हमारी पंचायत कार्यक्रम के तहत आरबीएस न्यूज मसौढ़ी की टीम आज पहुंची है मसौढ़ी प्रखंड की कराय पंचायत में, और कराय पंचायत से मुखिया हैं यहाँ के पिंकू कुमार जी, और साथ ही साथ इनकी पत्नी कुमारी बबीता सिन्हा जी मसौढ़ी प्रखंड की उप प्रमुख के पद पर हैं। इस बार फिर से वो चुनावी मैदान में हैं। पिंकू जी हमारे बीच है। पिंकू जी, सबसे पहले तो आपको आरबीएस न्यूज मसौढ़ी की ओर से बहुत बहुत स्वागत। जितना टीम है सबके धन्यवाद। पूरे प्रखंड को प्रभावित करते हैं पंचायत चुनाव में, प्रभावित इस मायने में करते हैं कि आप प्रमुख भी जब चुनते हैं तो उसमें अहम रोल होता है। ये बताइए कि आपकी राजनीतिक शुरुआत कब से हुई? राजनीतिक शुरुआत पैक्स सदस्य के रूप में हुआ था। 11 के पहले हम पैक्स का चुनाव होता था, उसमें मेंबर में हम निर्विरोध चुने गए थे। उसके बाद खरांट पंचायत से, वहाँ कराई पंचायत सुरक्षित सीट था, तो खरांट पंचायत से मुखिया के लिए लोग, वहाँ के लोग जनता बुलाया, तो वहाँ से मुखिया में नॉमिनेशन दिए और वहाँ के लोग जिताया हमको। 11 से 16 तक वहाँ मुखिया रहे। उसके बाद 16 में सुरक्षित सीट हो गया खरांट पंचायत, तो कराई में हम आके जनरल सीट था, तो यहाँ से मुखिया को उम्मीदवारी दी और मुखिया बन गए। उसके बाद खरांट पंचायत में जो थे मेरे उप मुखिया सरोज देवी, उनको मुखिया उम्मीदवार हम लोग खड़ा करवाए, लोग भारी मतों से वो भी जीत गई। लोग बोले कि अपने पत्नी को भी वहाँ से दीजिए उप पंचायत समिति में, खरांट पंचायत से 8 नंबर सदस्यता के रूप में, तो वहाँ से जाके हमने उसको नॉमिनेशन करवाई, उसको लोग पंचायत समिति बनाए। मसौढ़ी प्रखंड के जो भी सदस्यगण थे पंचायत समिति लोग, और निर्विरोध उसको पंचायत समिति से उप प्रमुख बनाए। इसके लिए हम तमाम समिति सदस्यों को बधाई देते हैं और उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका ऋणी भी रहे। दुर्भाग्य की बात है कि उस समय प्रमुख भी निर्विरोध चुना गया था। जो हमारे घोरहुआ जहाँ आए हुए यहीं के वो हेडमास्टर थे, तो हमारे दादा उदा तमाम लोग बोले कि इनको प्रमुख बनाइए। हम लोग पूरा बिनती उनती लोग किए, लोग बोलता था कि इनको नहीं बनाइए, इनको में बहुत सा चीज है, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, अच्छे व्यक्ति है, मास्टर हैं, शिक्षक हैं, बहुत जानकार हैं। ट्रेनिंग भी दिए थे 11 में हमको, पंचायती राज के बारे में ट्रेनिंग भी उनसे प्राप्त किए थे। उनको 11 में हमने बनावल गया निर्विरोध, उनको प्रमुख बनाया गया। उनका नीति अच्छा नहीं रहा, इस चलते बहुत सा बात हुआ, तो उसको हम अविश्वास प्रस्ताव लाए। तो अविश्वास प्रस्ताव में लाए तो वो अपना हासिल कर लिए कुछ लोग प्रलोभन देकर। जैसे एकलव्य को अंगूठा काट लिए थे द्रोणाचार, उस तरह हमारे गुरुजी प्रमुख साहब सभी सदस्यों को हाथ काट लिए, साफा पंचायत समितियों को, और लोकतंत्र को बंधक बना के रख दिए।
भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाया अलग अलग पंचायत में, लेकिन उसको कामयाब नहीं हुआ। लेकिन कामयाबी एक चीज में हम हो गए कि महिलाओं को बाथरूम जाने बाद दिक्कत होता था प्रखंड कार्यालय में, तो वहाँ बाथरूम लैटरिन सब बन गया। उसमें प्रमुख साहब का भी योगदान है और हम लोग का भी योगदान है। आप आखिर राजनीतिक में प्रवेश जब हुआ आपका, तो कब हुआ, कैसे हुआ? 2011 के 10 में हुआ था। 10 में पैक्स के लोग चुनाव हुआ था, उसमें हमको सदस्य बनाए थे लोग, निर्विरोध बना दिए थे। उसके बाद लोग मुखिया में खड़ा किए, हम ईमानदारी मुद्दा था और उसका मुद्दा पर रहे, हम काम किए जनता के बीच में, घूसखोरी पर अंकुश लगाए, इस सब पर अंकुश लगाए, आवास में अंकुश लगाए। दोबारा फिर कराई पंचायत में लोग लाए, मुखिया हमको बनाए, तो यहाँ भी शौचालय में सब जगह सब पंचायत में लूट होता है, शौचालय में आवास में लूट होता है। तो हमने प्रखंड कार्यालय में शिविर लगा के लाभुकों को पासबुक दिया और 10 गो 20 गो करके उसको बैंक में जाके उसको 10-20 गो के निकलवा के घर तक पहुँचवाए, चौकीदार के लगा के इसको पहुँचा दो। सब में जागरूकता किए, इस चलते हमारे पंचायत में आवास में शौचालय में कोई घूस लेने वाला नहीं है। आप वर्तमान में मुखिया है इस पंचायत से और फिर से आप चुनावी मैदान में हैं, फिर से आपका नामांकन हो चुका है। जो 5 साल का ये कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल के बारे में बताइए। देखिए, बहुत सा लोग जो है वोट की चिंता करता है कि वोट कौन कौन दिया है। हमने वोट का चिंता नहीं किया, हमने दिया कि वोट देने वाला पूरा वोटर का चिंता किया। मैंने जहाँ जो समस्या था जातिवाद से, भाईवाद से, गाँववाद से हटकर हर गाँव में, हर वार्ड में मैंने काम किया। जहाँ जरूरत जो चीज का है उस चीज पर काम किया। सबसे पहले तो है कि नल जल, मेरा 16 गो वार्ड है, 16 वार्ड में नल जल कायम है और साथ ही साथ 2 गो और 5 नंबर वार्ड और 13 नंबर वार्ड में 2-2 को बनाया गया। एक तो है कि सरकार द्वारा बनाया गया, जिसमें से कुछ पैसा सरकार से मिला और बहुत सा बाकी पैसा है, वो पैसा अभाव में नहीं मिला है, वार्ड सदस्य को बाद में मिल जाएगा। लेकिन एक वार्ड है उसको अपने द्वारा करवा दिया गया कि ताकि जो है महादलित लोग उसमें कैसे पानी पीते, जिंदगी कैसे बचेगा, चलते वहाँ बना दिया गया। किसान मजदूर, आज किसान मजदूर करता है, खेती मजदूर करता है, क्योंकि नकदी बटैया लेके करता है। उसको सिंचाई की समस्या था तो चेक डैम बनाया गया। चेक डैम बनाने के बाद नहर बना देवल गया कि ताकि उससे धान का खेती होवे, सब्जी का खेती होवे, ठंडा प्याज रोपाए। और मसूर जो भींग जाता था तो मसूर भींगने के लिए जैसे भिट्ठा लग गया, तैयार हो गया, तनी में पानी पड़ा तो जाके एकदम मसूरी खेत में डूब गया, तो उसको जो है मोड़ के उसको सदुपयोग में कर दिए। और अब चेक डैम बनने से क्या हो गया कि जल स्रोत जो है, कुआं है, चापाकल है, इसमें लेयर पूरा आया हुआ है, लबालब पानी है, इससे फायदा हो गया। जल जीवन हरियाली को इसको हम लेके, सरकार का ये बढ़िया योजना था, इसको हम लाए हैं और जमीन पर उतारे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना में बहुत सारे लाभुक ऐसे हैं जिनका आरोप रहता है कि बगैर पैसा का काम नहीं होता है। तो आपके पंचायत में इन 5 सालों में अगर बात करें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की, तो उसमें कितने लाभुकों को आपने दिया? ये कहा जा सकता है कि उन लोगों से किसी तरीके की राशि की अवैध राशि वसूली नहीं गई? हमारे यहाँ लमसम 180 लोगों को आवास दिया गया, उससे अवैध वसूली नहीं किया गया। और साथ ही साथ बहुत कम लोगों को नाम जुड़ा हुआ था। यहाँ पूर्व के मुखिया द्वारा बहुत कम लोगों को जुड़ा हुआ था, मात्र 180 लोगों को जुड़ा हुआ था। हमने उसको नया जोड़ा 794 लोगों को मैंने जोड़ दिया, जिसमें एकदम शुद्ध रूप से जिसको नहीं मकान कहीं मिला था। यहाँ न जोड़ने में पैसा लगा है और न जिसको मिला उसको पैसा मिला है। उतना ही नहीं, शौचालय में जितना भी लोग को मिला, शौचालय में पैसा किसी को नहीं लगा और शौचालय मिला, पैसा मिला। लेकिन सबको शौचालय अभी तक ले नहीं मिला है, उसको हम लोग लॉगिंग कर दिए हैं, नेट पर चढ़ा दिए हैं, सब चढ़ा हुआ है, पैसा के अभाव में उसको पैसा नहीं मिल पा रहा है। एक चीज बोलना भूल गए थे, आज हमारे किसान मजदूरों के पास बैल नहीं है, ट्रैक्टर से खेती करना होता है, हार्वेस्टर से फसल काटना होता है। अपने यहाँ मनरेगा से तमाम अलंग को मैंने ट्रैक्टर जाने वाला बना दिया, हार्वेस्टर जाने वाला बना दिया, कि ताकि किसी को धान के फसल काटना हो, गेहूं के काटना हो, या मजदूर नहीं रहने पर मसूर काट के लाना हो, ट्रैक्टर से ले आवेगा। सरकार की एक योजना है कबीर अंत्येष्टि, जिसमें वैसे लोगों को वो राशि दी जाती है जब मृत्यु हो जाता है गरीब परिवार में, जिन्हें दाह संस्कार के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, वैसे ही निहायत गरीब लोगों को वो राशि दी जाती है। कहा यह जाता है कि बहुत ऐसे मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जिनका सरकार के यहाँ ही लाखों रुपए बकाया हो जाता है, सरकार वो पैसे नहीं दे पा रही है। तो आप बताइए कि आपके पंचायत कितने पैसा राशि ऊपर से नहीं आया? जैसे सरकार द्वारा साल में 15 व्यक्ति को पैसा 45,000 या 50,000 या 30,000 साल में आता है, और सरकार द्वारा होता है कि जिसको मंजिल मट्टी नहीं उठ रहा है, दलित कितना है और अति पिछड़ा कितना, वो हिसाब देना पड़ता है। लेकिन इधर कोरोना काल में हमको देख रहे थे, जब कोरोना काल पूरा चरम पर था, तो एक महीना में 25 गो 20 गो मर रहे थे, जिनके पास सारा सिस्टम दवाई से खत्म था। हम सभी को 3-3 हजार रुपया दिया। उस दरमियान हम को भी कोरोना हो गया देने के क्रम में, और जो भी लाभुक यहाँ दलित गरीब, जात से हम नहीं दिया किसी को, हमने गरीब को दिया। उसमें हर जात के लोग गरीब होता है,
जैसे ही मालूम हुआ कि मर गए हैं 3000 रुपये उसको पहुंचा दिया गया। लेकिन कुछ ऐसा भी लाभुक था जिनको हम 4500 दिया, इसलिए दिया कि लोग जाता था दीघा घाट, फतुहा घाट, गंगा जी में, तो हमने बोला कि नहीं कराई घाट चल जाओ तो तुमको 4500 देवेंगे, लकड़ी उकड़ी यहाँ ले लेगा, तुमको सस्ते में निपट लेगा। ट्रैक्टर भी दिया मैंने, ट्रैक्टर लेके जाइए वहाँ पर लाश लेके जाइए, फलना करिए। तो हम सभी लाभों को जो गरीब है उसको दिया। जो 7 रस करने वाला है, 7 गो मिठाई खिलाने वाला है, उन लोग को हम नहीं दिया, है ना। जाति देख के नहीं दिया, गरीब देख के दिया। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार की ये योजना कबीर अंत्येष्टि फेल होता दिख रहा है? ये पूरी तरह फेल है। कबीर अंत्येष्टि तो फेल है, सफे फेल है कि देना है तो बजाते उसको दे दो, तुरंत मर गया दे दो 3000 रुपया। बीपीएल एपीएल तुम्हारे पास है ना, और नहीं भी है जिसको बीपीएल एपीएल गरीब है उसको तत्काल दो, तुरंत उसको पैसा आ जाना चाहिए, नेट पर लोड कर दो। लेकिन ये फेल है। साथ में कन्या विवाह फेल है कि ब्याह हो गया आज और 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल तक उसको पैसा नहीं मिला है, अब वो बूढ़ी लगने लगा तब उसको पैसा होता है। तो पैसा कहिया मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, इस दोनों फेल योजना है सरकार का। मैं थोड़ा सा अलग हटके सवाल पूछूंगा। आपकी एक छवि कहते हैं कि दबंगता की एक छवि है, और बराबर चुनाव में देखा गया है कि जब भी चुनाव होता है तो पुलिस का एक पूरा कहिए खेमा आकर के आपके पास बैठ जाती है और निगरानी रखती है कि ये कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की छवि आपकी बनी है, इस पर आप क्या? देखिए, ये जो है जहाँ जहाँ ईमानदारी करिएगा तो यहाँ तो बैठा हुआ है नौकर, सरकारी नौकर जो है नौकरी करते हैं, अफसर लोग मालिक बन बैठे हैं, उनको लगता है कि हमको चोरी करने में रोकेंगे तो इनको जहाँ तक कैसे दबा दें, यही चीज रहता है। छवि दबंगता का छवि किसे कहते हैं? कबीर जी थे, लोग जिस समय लोग कुछ नहीं करता था कबीर जी बोलते थे, उल्टा बानी बोलते थे, काकर बात जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, उस पर चढ़ी मुल्ला बोले का बहरा भाई खुदा है। वैसा ही लोग बहुत सारे लोग थे। पेरियार जी थे, ये आपके महिलाओं को पढ़ाने के लिए, ये जो सावित्री बाई फुले थी महिलाओं को पढ़ाने के लिए निकली थी तो उसको गोबर ठोकता था कि एकदम बदमाश हो। बहुत सारे लोग हैं, दादा मोहन राय के नाम सुने किए होंगे, तो उन जो थे सती प्रथा होता था वो विरोध में उतर गए, दबंग कहता था। तो कुप्रथा व्यवस्था के खिलाफ उतरिएगा उसको दबंग ही कहता है लोग। तो मतलब आप कह रहे हैं कि इस तरीके से झूठे मुकदमे के तहत हमको फंसाया गया, हम उस तरह के हमारी छवि नहीं है। आपके ऊपर करीब करीब मुझे लगता है कि 10-12 आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो क्यों ऐसा दर्ज हो रहा है भाई आप? अच्छा ये बताइए कि कादों में सजा हुआ है, सब बाइज्जत रिहा हुआ है। झूठा के जो होता है सच्चाई परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। जैसे ना होता है बनावटी फूल में सुगंध नहीं आता है, तो कितना वो करेगा फंसावेगा, जनता सब जानती है कि कहाँ पर दबंगता हो रहा है, कहाँ पर बूथ कब्जिंग होता है, जानता है। घोरहुआ में होता है कि लहसुना में होता है, सब कोई जानता है कोई दबंग है काहे से। हम लोग गरीब गुरबा के वंश के हैं, हम लोग परिवार के हैं, पढ़ लिखे बाबूजी इंजीनियर बन गए अलग बात है, लेकिन हम लोग गरीब के पास रहते हैं, गरीब के पास सोते हैं। दबंग रहते तो हमको रहना पड़ता, राइफल लेके बंदूक लेकर रहना पड़ता ना जी। हम देख रहे हैं सब गरीब गुरबा लोग बैठा हुआ है, गरीब लोगों के साथ में बैठे हुए हैं। तो ऐसे कौन लोग हैं आप जो कह रहे हैं कि ये हमें बदनाम करने की साजिश है? ऐसे लोग जो ही हैं जो दलाली करते हैं, भ्रष्टाचार में रहते हैं, ये लोग करते हैं। अब नाम किसको धरे हम, लेकिन ये लोग रहते हैं, वैसे लोग रहते हैं। पुलिस के रडार पर क्यों रहते हैं आप? पुलिस भी आप पर जब भी होता है कोई चुनाव तो आकर के कैंप कर देती है पुलिस। तरेगना मुसहरी है और यहाँ जो है बगल में है संगत पर है, जो है दारू खुलेआम बिक रहा है। पुलिस को नजर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि बगले में राजधानी में चल जाइए, बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? पुलिस निकले गश्ती में जब दारू पी के मस्ती है, चोर बैठा थाने में, देखो साधु पकड़ा जाए। हाल की बात घटना है कि हमको 2011 का केस में हमको पकड़ के बंद कर दिया गया, और जब कोर्ट में ले गया तो बोला कि तो रिहा बाइज्जत रिहा है, कंगन उंगन सब पहने था, जाके वहाँ बाइज्जत रिहा किया। अब 11 में चुनाव लड़ रहे हैं, सुनिए 2001 में लाल बांट आया, 11 में चुनाव लड़ रहे हैं, 16 में चुनाव लड़ रहे हैं, और वो मगर रिहा है, और केस में हमको जेल भेज रहा है। अब किसको कहिएगा बताइए? आप भी चौथा स्तंभ है ना, इसको खिलाफ बोलिए। यही लोग है जो सच्चाई जो है करने वाला व्यक्ति, गरीब गुरबा के साथ रहने वाला व्यक्तियों को ऐसा ही परेशान किया जाता है, और होते रहेगा। पहले भी हुआ है, आज भी होगा, पहले भी होगा। जगदेव बाबू को मारा गया, अब देख जानते ना है, तो ऐसा ही होगा। हमको भी मारा जाएगा, फलना हो जाएगा, लेकिन हम सच्चाई बोलते रहेंगे। चाहे इसको मैं केस में फंसाओ, चाहे फांसी लटका दो, लेकिन हम भगत सिंह तरह करते रहेंगे। इस बार चुनावी मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा यहाँ पर यही है, जो नली गली कुछ बच गया है, शेष बच गया है, क्योंकि नल जल का ही काम हुआ था, नली गली शेष बचा गया। ऐसा नली गली करेंगे, और कब्रिस्तान है, बहुत सा जो है सरकारी पैन है जो अभी तक ले बहुत नहीं उड़ाई हो पाया है, उसको करेंगे। और गरीब गुरबा लग जिसको जमीन नहीं है उसको जमीन देने के लिए व्यवस्था करेंगे ब्लॉक में, कैसे जमीन उसको मिले ताकि उसको मकान में रहे। आज जो है कहता लोग खाली कि पैन बसल है, फलना बसल है, तो उसको हटाए कहाँ ले जाइएगा भाई? उसके पहले जमीन का व्यवस्था करेंगे, और जमीन दे के उसको मकान दे के तब उसको उड़ाही करल जाएगा। बहुत सा है, अभी बहुत सा कब्रिस्तान है, बहुत सा आपको पोखरा है जहाँ लोग बसे हुए हैं, लेकिन उनको जमीन ही नहीं है। बाबूजी का था 1 कोठरी 2 कोठरी, ओकरे में रह रहे हैं किसी तरह, उसे मकान नहीं कहें। तो पहला मेरा मुद्दा है
कि गरीब के लिए सरकार से लड़कर उसको जमीन मुहैया करावेंगे और उसको मकान बनाने के लिए वहीं पर दियावेंगे। विभिन्न पंचायतों में, गांव में देखा गया है, गांव में या कस्बों में जब जानवर मर जाते हैं, गांव के लोग ही इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे गंदगी भी फैलती है। तो इसके लिए आपकी कोई योजना है? नहीं, हमारे यहाँ जो फेंकता नहीं लोग है, नदी उदी में ले जाते हैं, लेकिन उसको दफन करने के लिए उसको व्यवस्था चाहिए सरकार से। इस पर विचार करेंगे कि उसको सौदागिरी लगी से दिए हुए हम लोग हैं, कराई में दिए हुए हैं, वो खाड़ पर वहाँ पर सौदागिरी दिए हुए हैं कि जहाँ 100 को संस्कार करने के लिए दिया हो, चाहे जानवर रहे या कुछ रहे। हाँ, ऐसा कि हम लोग के यहाँ शहर में भी होता है, देहात में अधिकतर जगह पर लोग ले जाते हैं, टांग कर ठेला पर चाहे कुछ पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसे पंचायत में ऐसा क्यों नहीं होता कि पंचायत के मुखिया हो अपने स्तर से एक वाहन का इंतजाम करें, और जहां से अगर सूचना मिले कि जानवर मर गया है तो वहां जाके अपने स्तर से उस जानवर को लाके और उसका विधिवत तरीके से जो दाह संस्कार होता है वो करवाएं, और जहां एक चिन्हित हो जमीन वहां पर ऐसा करें। इसी तरीके से ऐसा क्यों नहीं होता है कि एक पंचायत के मुखिया स्तर पर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, जहाँ से अब सीरियस मरीज हो उनको ले जाने की बिल्कुल मुफ्त व्यवस्था हो यहाँ से? तो इस तरह की योजना क्यों नहीं लागू होती है? ना, ऐसा तो योजना है, ये है आपको सरकार द्वारा योजना है, एम्बुलेंस की योजना है। हमारे यहाँ तो ये है, लसुन्ना में हॉस्पिटल है, और ऐसा भी गर्भवती महिला होता है, कुछ भी होता है तो एम्बुलेंस के फ़ोन करना पर एम्बुलेंस आती ही है। और हम लोग रोड पर समूचा गांव है, गाड़ी घोड़ा भी ऐसा अभाव नहीं है कि एम्बुलेंस के व्यवस्था की उतना ज़रूरत है। एम्बुलेंस आ जाता भी है और फ़ोन करने पर आ जाता है। लेकिन रहना चाहिए, सरकार को चाहिए था कि हॉस्पिटल जब लसुन्ना में है तो एक एम्बुलेंस भी चाहिए था। ये जैसे देखिए, हम तो कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन ऐसा है सरकार आरक्षण दिए हुए बहुत सा मुखिया जो है गरीब हैं, जिसको चाय पियाने का है व्यवस्था नहीं है, 2,500 वेतन मिलता है वो भी नहीं मिलता है। तो सामर्थ्य हम हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो सामर्थ्यवान नहीं है वो व्यक्ति कहाँ से कर पाएगा? इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि हर गाँव में हर रेवेन्यू पर एक रेवेन्यू टैक्स तुम लेते हो तो एक एम्बुलेंस भी चाहिए ना तुम आपको। हम लोग खेत का रेवेन्यू लेते हैं, टैक्स लेते हैं, टैक्स सब कोई दे रहा है, सब्जी में, फलना में, इथी में कुछ भी ले रहा है, सामान खरीदा टैक्स देंगे, ले रहा है भाई। तो टैक्स दे रहे हैं तो हमको एम्बुलेंस चाहिए था हर गांव में, तो सरकार से ही मांग करा जाएगा प्रखंड स्तर पर। हालांकि हम लोग का प्रखंड स्तर पर एम्बुलेंस है ऐसा जो जहां फ़ोन करने पर हम लोग के यहाँ आता है। चलिए मुखिया जी, एक बात पूछ लेते हैं आपसे, इस बार क्या लगता है आपको, क्या आपके वोटों में बढ़ोतरी हुई है या फिर आप कांटे की टक्कर देंगे? वोटों में बढ़ोतरी हुआ है इस बार। उस समय हमको लोग नहीं उतना समझते थे, कराई पंचायत के मुखिया, खराट के मुखिया थे, कराई में आए थे तो समझते थे कि नहीं काम कर पाएंगे, और छवि जो बताए थे कि ऐसे हैं। लेकिन 5 साल गरीब गुरुओं के पास रहा, आज जन सैलाब से वोट देगा, वो अच्छा वोट देगा, और जितना मत पड़ेगा आधा से ज़्यादा मत हम पर पड़ेगा। जाति से, धर्म से उठ के वोट देगा, ईमानदारी पर वोट देगा। हम बोलते हैं जनता से कि अगर आपसे हम 1 रुपया लिए होंगे तो हमको वोट नहीं दीजिएगा। ये बात अलग हो सकता है कि हर व्यक्ति को हम लाभ नहीं दे पाए होंगे, लेकिन किसी को भी लाभ दिए हैं तो 1 रुपया लेकर लाभ नहीं दिए हैं। किसी व्यक्ति मेरे पास आया दस्तखत कराने के लिए, कुछ भी कराने के लिए, बैठने का व्यवस्था, उससे काम पूछा गया और 1 रुपया लिया नहीं गया है। तो हम बोलते हैं कि वोट दीजिए, अगर जिसको आपको पसंद है उसी को दीजिए। अगर हम 1 रुपया लिए होंगे तो हमको वोट नहीं दीजिएगा, अगर हम आपके पास ईमानदारी से काम किए होंगे तो हमको वोट दीजिएगा। इतना ही बात बोलते हैं। तो आप पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस में है कि पिछले बार जो जीते थे उससे ज़्यादा अंतर से हम जीतेंगे चुनाव? जी जी, जनता मालिक है, हमको पूरा विश्वास है। जनता को कोई नहीं खरीद सकता है, किसी को दम नहीं है, पैसा से कोई नहीं खरीद सकता है। हमको औकात नहीं है कि किसी का जनता को ईमान खरीद सकते हैं, क्योंकि जनता मालिक है। अब मालिक को खरीदने का कोई का औकात नहीं है, चाहे कोई रहे, धीरूभाई अंबानी रहे, मालिक है, जनता मालिक है। जनता सब समझती है, जनता पूरा विश्वास है कि भारी मतों से हमको जितावेगा। एक बात मैं मुखिया जी जानना चाहता हूँ, पिछले बार खराट से आप थे, फिर आपने पंचायत चेंज कर दिया, इसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए, खराट पंचायत में हम मुखिया थे, कराई पंचायत में सुरक्षित सीट था, और मेरा कराई पंचायत घोरहुआ वोटर लिस्ट में नाम है, खराट में नाम नहीं मेरा है। तो हम खराट पंचायत लड़े थे क्योंकि यहाँ सुरक्षित सीट था, इस चलते खराट पंचायत में लड़े थे। खराट पंचायत सुरक्षित हो गया, अपने पंचायत में आ गए। हम पहले ही बताए हैं आपको कि पैक्स के सदस्य हम निर्विरोध रहे थे, कराई पैक्स से हम रहे थे, हम निर्विरोध सदस्य रहे थे। उसके बाद हम खराट पंचायत के मुखिया हम चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। तो खराट पंचायत में आप सुरक्षित होने की वजह से आप खराट पंचायत छोड़ दिए, खराट पंचायत पे आपने पत्नी को खड़ा कर दिया पंचायत समिति से। इस बार भी आपने अपनी पत्नी को खड़ा किया है खराट पंचायत से, तो क्या लगता है कि इस बार भी ऊपर मुख रहेंगी?
देखिए, मेरा रणनीति नहीं रहा, मेरा पत्नी खड़ा नहीं हुई है। वो बोला कि लोग बोला कि मुखियाइन खड़ा होंगे, मुखिया जी के पत्नी मुखियाइन को वहाँ खड़ा कर दिया। एक दिन घूमने गई तो जनता लौटा दिया कि आपको आने की जरूरत नहीं है, हम लोग वोट देवेंगे। और वहाँ जीतने के बाद हमने उसको कोई रणनीति के तहत कोई हमें नहीं किया है। जनता जो पंचायत समिति जिसको जनता चुन के दिया, उस सारा सदस्य लोग बोले कि आपको उप प्रमुख बनना ही है। प्रमुख के बारे में हुआ, अगर चुनाव जीतती है तो मेरा रहेगा रणनीति कि ईमानदार आदमी को प्रमुख बनाया जाए। उप के मतलब चुप ही होता है, मोटा मोटी उप मुखिया रहे चाहे उप प्रमुख रहे, उप के मतलब चुप होता है, मेन होता है प्रमुख होता है। तो हम ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जाति से या फलना से नहीं, अति पिछड़ा में ही चुनल जाएगा। उसको पहला मुद्दा रहेगा कि ब्लॉक को प्रखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाइए। वैसे व्यक्ति को प्रमुख बनाने के लिए हम संकल्पित हैं और हम संकल्प लिए हुए ये चीज़ बनावेंगे ही। बनता है तो हम चाहेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त हो, पूरा भ्रष्टाचार मुक्त हो। आप माने जाते हैं भाई पिंकू जी, जिसको चाहेंगे उसको प्रमुख बना देते हैं। तो आप बता ही दीजिए, दबी जुबान से बता ही दीजिए कि इस बार आपका कौन है उम्मीदवार प्रमुख के रूप में? देखिए, मेरा कोई उम्मीदवार नहीं है। पहले बता दिए कि जनता मालिक है। जनता मालिक किसको सेवक चुन के पंचायत समिति को भेजता है, और जिसको चुन के भेजेगा जनता मालिक की सचिव मैंने पंचायत समिति किसको चुने हैं, उस समिति में से जो अच्छे व्यक्ति होंगे उनको प्रमुख बनाने के लिए मैं संघर्ष करूंगा, उनको प्रमुख बनाऊंगा और उन्हीं पर मुद्दा रखूंगा कि ऐसा ऐसा भ्रष्टाचार मुक्त करिए। इस बार क्या लगता है उनके लिए कितना टफ है चुनाव, या कितना आसान है आपकी पत्नी के लिए, बबीता जी के लिए? नहीं, वो क्लियर सीट है, चुनाव जीत जाएगी, बढ़िया मंत्र से जीतेगी वोट से। तवर ही वोट मिला था, जितना वोटिंग पोल हुआ, जहाँ 8 क्षेत्र है खराट पंचायत के 8 भाग में, उसमें जितना वोटिंग हुआ था आधा ज़्यादा वोट उसको मिला था। इस बार भी उससे ज़्यादा वोट मिलेगा। मुखिया जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे हम जानना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे पंचायत चुनाव का रिजल्ट जिस तरीके से आ रहा है, ज्यादातर जो मुखिया जीते हुए मुखिया हैं वो सीट नहीं बचा पा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ा सा संदेश जा रहा है? नहीं, संदेश बढ़िया जा रहा है। कोई जीते हुए मुखिया भी तो जीत रहे होंगे ना। जैसे नवतपुर में आ जाइएगा, जीते हुए मुखिया 6-7 को जीत गए। बाकी था पाली में भी जीते हुए मुखिया जीते हैं। जो अच्छा काम करेगा, जनता के सेवक के रूप में काम करेगा, वो जीतेगा ही। और जनता के मालिक बन जाएगा तो जीतेगा नहीं। तो जनता का सेवक जो होगा जीत के आया होगा। जनता का सेवक आज भी जीतेगा। अगर जनता को 5 साल मालिक बन के बैठा होगा तो जीतेगा नहीं। चलिए पिंकू मुखिया जी, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। अंतिम सवाल के साथ हम आपसे विदा लेंगे। आप अपने जनता को, पंचायत के वोटरों को इस चुनाव में, पंचायत चुनाव में, निष्पक्ष चुनाव में क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश जाएंगे पूरा जनता को, मालिक को, जितना जो है संदेश यही देना चाहते हैं कि चुनाव के चलते आपसी रिश्ता बिगाड़िएगा नहीं, मतभेद नहीं करिए, मनभेद मत करिए। जिसको वोट देना है, गुप्त चुनाव है, चुनाव होता है गुप्ते रहता है। कोई भी आवे, रुपया देवे, पैसा देवे, जो आज आपको पैसा से खरीद सकता है कल आपको बेच देवेगा। इसलिए ईमानदार को वोट दीजिए और एक ही वोट दीजिए, भोकस वोट मत दीजिए। भोकस वोट जहाँ देता है 100 नंबर पर डायल कीजिए कि जहाँ पर बूथ कब्जा करने वाला है वहाँ पर आके पुलिस अपना समझेगी। अपने लड़ाई नहीं लीजिए, कानून अपने हाथ में मत लीजिए। मैं अरविंद कुमार, RBS न्यूज मसौढ़ी, कैमरामैन विकास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।